नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी हिंदी क्विज का ये 23वां लेक्चर है। और आज 14 नवंबर 2020 है। 10 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर और स्टैटिक्स के। पहला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? भूमि और वनों की निगरानी करने के लिए, जल और खनिज संसाधन का मानचित्रण, मौसम और जलवायु अवलोकन, मृदा का मूल्यांकन। तो ये चारों के चारों सही हैं। इसका आंसर डी होगा। इसका उपयोग गैर सैन्य उपयोग जैसे पर्यावरण, एक सेकेंड, पर्यावरण निगरानी, मौसम विज्ञान, कार्टोग्राफी के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। सीबीआई केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। बिल्कुल सही है। सीबीआई को सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त नहीं है, ये गलत है। और सीबीआई इंटरपोल के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भारत का आधिकारिक रूप से अधिकृत एकल केंद्र है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चूंकि ये 1946 में डीएसपीई अधिनियम बना, उसके तहत है, इसको पावर मिली है। डीएसपीई मतलब हो गया दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सीबीआई की स्थापना की गई थी और 1941 में एक कानून निर्मित किया गया इसके लिए। सीबीआई की स्थापना संबंधी अधिनियम संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि ये सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा गठित किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी सीबीआई से ही संबंधित है। तो लोक सेवकों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले को ये देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन संबंधी मामले देखता है, और जासूसी, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित पदार्थों से संबंधित अपराध। ये तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके 3 विभाग हैं। पहले विभाग में आता है क्या? भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, जिसमें लोक सेवक से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले लिए जाते हैं। एक है अपराध जो आर्थिक से संबंधित हो, जिसे आर्थिक अपराध प्रभाग कहते हैं। इसमें वित्तीय गड़बड़ी हो, धोखाधड़ी बैंक का हो, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन का संचलन और इससे संबंधित हो। हालांकि सीबीआई आमतौर पर ईडी को, जो प्रवर्तन निदेशालय है, को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को स्थानांतरित कर देता है। एक तीसरा भी है, जिसे विशेष अपराध प्रभाग कहते हैं, स्पेशल क्राइम डिवीजन, जो हत्या जैसे हिंसा और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अपराध जैसे जासूसी, नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थ और धोखाधड़ी के मामले की जांच करता है। कुछ ऐसे हैं जैसे मामले जो मीडिया में काफ़ी कवरेज पाए हुए हैं, जैसे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मामला है, तो उसको भी ये सीबीआई ही देखती है। अगला प्रश्न हिम चट्टान के बारे में है। हिम चट्टान बर्फ का एक प्लावित बड़ा खंड होता है, जिसका निर्माण तटरेखा की ओर प्रवाहित हिमनद या बर्फ की चादर और समुद्र की सतह पर होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो 2 लिखा है ये गलत होगा, यहाँ पे 2 होगा, और ये जहाँ पे 3 लिखा वहाँ पे 2 होगा, और ये 4 जहाँ लिखा हुआ यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि हिम चट्टान केवल अंटार्कटिका पर पाई जाती है, ये गलत है। हिम चट्टानों के पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हिम चट्टान बर्फ का एक प्लावित बड़ा खंड होता है, जिसका निर्माण तटरेखा की ओर प्रवाहित हिमनद या बर्फ की चादर और समुद्री सतह की पर होता है। हाल के वर्षों में अंटार्कटिका प्रायद्वीप और कनाडा के उत्तरी तट पर हिम चट्टानें तीव्र गति से पिघल रही हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अंटार्कटिक संधि। अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विनियमित
करती है, ये सही है। इस संधि प्रणाली के अंतर्गत अंटार्कटिका को 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में स्थित स्थल तथा हिम सतह के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संधि वैज्ञानिक परीक्षणों हेतु स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा महाद्वीप पर सैन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। अंटार्कटिका एक मूल मानव आबादी रहित पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चारों के चारों सही हैं। इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी इस संधि की, और इसका जो मुख्यालय है 2004 से अंटार्कटिक संधि सचिवालय, एक सेकेंड, ये ब्यूनस आयरिस जो अर्जेंटीना में है वहाँ पे ये स्थित है। संधि अंटार्कटिका को एक वैज्ञानिक संरक्षण के रूप में पृथक करती है, वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता स्थापित करती है और महाद्वीप पर सैन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। यह संधि शीत युद्ध के दौरान स्थापित प्रथम हथियार नियंत्रण समझौता था। अगला प्रश्न, पंथ निरपेक्ष चरित्र कहाँ कहाँ दिखाई देता है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उद्देशिका में 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। डीपीएसपी में सामान्य नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 14 में है, 44 में है, और फिर मूल अधिकार में कई अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16 और एक और 25, 26 और 27 एवं 30, 27 से 30 तक, ये सभी के सभी पंथ निरपेक्ष की ओर इंगित करते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में प्रदूषण मुक्त जल सहित स्वच्छ वातावरण के अधिकार की घोषणा की है। संसद किसी भी अंतर राज्य नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद के स्थगन के लिए कानून बना सकती है। अंतर राज्य नदियों का विकास जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों से संबंधित विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जहां जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध तथा भंडार, ये सब राज्य सूची के विषय, वहीं अंतर्राज्यीय नदी के विकास जैसे मुद्दे संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं उसके बारे में है। यहाँ पे सीरियल नहीं लगा हुआ, ये पहला हो जाएगा, एक सेकेंड, ये पहला हो जाएगा, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो सभी स्थानीय निकायों के लिए नियमित प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, ये सही है। प्रत्येक स्थानीय निकाय में दलितों और आदिवासियों के लिए आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में सीटों का अनिवार्य आरक्षण किया जाएगा, बिल्कुल सही है। ग्रामीण और शहरी निकायों की योजनाओं को समेकित करने हेतु जिला योजना समितियों का गठन, बिल्कुल सही। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग की स्थापना, ये भी सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। दलितों और आदिवासियों के लिए आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में सीटों का अनिवार्य आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न प्रश्नकाल से संबंधित है। लोकसभा की बैठक का अंतिम घंटा सदैव प्रश्न के लिए होता है और इस घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, ये गलत है, सबसे पहला घंटा होता है। प्रश्न पूछना सदस्यों का एक अंतर्निहित और अपरिवर्तित संसदीय अधिकार है, बिल्कुल। कई बार जब उठाया गया मामला व्यापक लोक महत्व का हो तो प्रश्नों के माध्यम से किसी आयोग की नियुक्ति, न्यायालयी जांच भी की जा सकती है, सही है। इसका आंसर क्या है? सी। जैसे हम पहले ही गलत निकालते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाता है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास के साथ में प्रश्न को हल करना चाहिए, इसीलिए हमें पूरा पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर सी होगा। पहला घंटा ही प्रश्नकाल का होता है और प्रश्न पूछना सदस्यों का जन्मजात और उन्मुक्त संसदीय अधिकार है।
चूंकि सदस्य प्रश्नकाल के दौरान प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों संबंधी सरकारी नीतियों पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। सदन में किसी तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता है और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ये गलत है। अल्प सूचना प्रश्न में अविलंबनीय लोक महत्व के संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। ये सही है। निजी सदस्यों के लिए प्रश्नों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ये भी गलत है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? कुछ अलग, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही नहीं है, डी। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जिसमें मंत्री से मौखिक उत्तर चाहा जाता है, ठीक है, उसमें तारांक बना रहता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर के पश्चात सदस्यों द्वारा उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अतारांकित में क्या है? लिखित प्रश्न का मांग की जाती है और सभा पट अगर जो मंत्री देता है तो उसे मान लिया जाता है कि सभा पटल पर रख दिया गया है। इसके लिए मौखिक उत्तर के लिए नहीं पुकारा जाता है और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। एक है अल्प सूचना के प्रश्न, जो 10 दिन की सूचना अवधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न को अल्प सूचना प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।